ये डॉक्यूमेंट्री लोगों द्वारा बताए गए तथ्यों पर आधारित है जिन्हें वीडियो के अंत में दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां से 180 किलोमीटर दूर है जिला प्रतापगढ़, पर हमारी कहानी का केंद्र है इस घंटाघर से 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा कटरा मेदिनीगंज। यह आज जितना भव्य दिख रहा है उसे बनाने में एक ऐसे इंसान का हाथ है जिसकी माँ उसे बचपन में ही हमेशा के लिए गंगा में डुबो देना चाहती थी। पर उसी इंसान ने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को गरीबी के संघर्ष से बाहर निकाला। अपने समाज को आगे ले जाने के लिए वह संसद भवन तक जा पहुंचा। इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत होती है यहां से 60 किलोमीटर दूर आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक शहर प्रयागराज से। लेकिन आज का प्रयागराज नहीं, बल्कि 50 साल पहले सन 1971 का इलाहाबाद, जहां एक मां अपने बच्चे को गंगा में डुबोने आई थी। पर आखिर क्यों? मार्मिक प्रश्न है, पर यह जीवन यात्रा यहीं से शुरू होती है। तेज हवा में लहराती हुई नाव पर अपने बच्चे को सीने से लगाए वहां दूर से नजर आ रहे संगम को एकटक देखे जा रही थी। का बात है बहन, बहुत चिंता में दिखात बाटो। कैसे बताई भैया, बहुत दुविधा में है, कुछ समझ में नहीं आता है का करी का न करी। लागत है कौनो मनौती माने रहन का गंगा माई से। हाँ भैया, ऐसने बात यह है। मनौती पूरी भय रही? हाँ भैया। तो दुविधा कौने बात के? जौन माने रहन ओका चढ़ावे गंगा माई के। कैसे चढ़ाई भैया, हमार तो हाथ कांपता है। देखें रोवे ना, गंगा माई सब ठीक करी हैं। हमका अपन सगा भाई जाने का बात है, पूरा बतावे हमका। उस मल्लाह के शब्दों में न जाने ऐसा क्या था कि एक मां अपनी दुविधा को छुपा नहीं सकी। आखिरकार उसने अपनी व्यथा कह सुनाई। बात 1971 से पहले की है। वही स्त्री संगम पर गंगा के बीच में खड़े होकर मन ही मन कुछ मांग रही थी। हे गंगा मैया, दुई बेटवा दिहू, लेकिन दोनों को हम जिया न पाए। बिटिया तो बाटे माई, लेकिन एक बेटवा अगर दे दे तो वह गरीबी में कम से कम हमारे बुढ़ापा का सहारा हो जात। हम सौगंध लेते ही माई कि अगर हमार बेटवा 1 साल जी गया तब तुहिन के लाई के सौंप दे, चाहे वो अपने अंदर खींच लिहूँ, चाहे हमका वापस कर दे। कितनी विचित्र स्थिति है। एक स्त्री अपने अजन्मे बच्चे के लिए पहले ही जीवन मृत्यु की प्रतिज्ञा ले चुकी थी। परिस्थितियां कठिन थी, पर सृष्टि ने भविष्य के लिए क्या निर्धारित किया था ये कौन जान सकता है। आखिरकार उस स्त्री की कामना पूरी हुई और एक बार फिर से वह मां बनी। पर उस बच्चे के लिए जीवित रहने की परिस्थितियां बहुत ही कठिन थी। पिता को शराब की लत लग चुकी थी, अतः विवश होकर एक मां को दूसरों के खेतों में जाकर काम करना पड़ता था। अपने बच्चे को पालने के लिए उसने हर वो काम किया जो उससे हो सकता था। जीवन के संघर्षों में वह अपने द्वारा लिए हुए उस प्रण को भूल चुकी थी जब उसने संगम में खड़े होकर एक पुत्र पाने के लिए मां गंगा से याचना करते हुए की थी। समय के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे वो बालक पूरे 1 साल का हो गया। उन दिनों चेचक का प्रभाव बहुत अधिक था। आखिरकार वह बालक भी इससे बच ना सका। हे शीतला माई, हमसे भूल हुई है, क्षमा कर दे हमका। अब जब तक हम अपन कसम पूरा कर न ले तब तक न खाना खाम न पानी पिए। आगे आपका मर्जी, चाहे हमार गंदेला हमका वापस की हो, चाहे बाहर ले जाओ, तो का वहीं हम संगम ले जाओ। आगे माई की मर्जी। सब कुछ सुनने के बाद मल्लाह ने उपाय सुझाया। देखा बहन, हम एक मल्लाह है,
गंगा में जौन चीज छोड़ा जात है ओह पे हमार सभे के अधिकार होत है। भैया हम जिंदगी तोहार उपकार मानब, बस हमरे लड़के कुछ हो ना चाहिए। देखा शीतला माई तबे शांत हुई हैं जब बहन गंगा माई से उनके भेंट होए। अपने भाई पे भरोसा रखें, जौन माने रहें ओका पूरा करें। एक माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे पता था कि क्या करना है। जैसे ही पुत्र को उसने संगम में डुबाया, मल्लाह ने अपनी गोद में उठा लिया। आज से तोहार बेटवा हमार होइगे। अब जौन तोहार मन का है दई के इनका वापस ले ले। हाथ की मध्य उंगली में पहने एक मलिन सी अंगूठी मल्लाह को देकर एक माँ ने अपने पुत्र को वापस पा लिया। बालक को देखते हुए मल्लाह ने कहा, तोहार बेटवा भाग्यशाली होए बहन। संगम से तोहरे बेटवा के नवा जीवन मिला बा। तो आज से एक नाम रहे संगम। इस तरह से एक बेनाम बालक, जिसे एक माँ के कठोर वचन के कारण संगम के गहरे गर्त में डूब जाना चाहिए था, एक नई पहचान के साथ जीवन की कठिन संघर्षमय यात्रा पर निकल पड़ा। बात 1976 की है। वह बच्चा 6 साल का हो चुका था। 6 साल एक लंबा समय होता है अगर आपको रोज जीने के लिए संघर्ष करना पड़े। और अभी भी संघर्ष का दायरा मात्र पेट को सिर्फ इतना भरने तक सीमित था ताकि शरीर को तोड़ देने वाली दिन भर की थकावट से नींद इतनी गहरी ना हो जाए कि सुबह का सूरज देखने के लिए आंखें ही ना खुले। नहर की पुलिया के पास वो बालक एक मैले से थैले में सड़ी हुई आलूओं में से उस आलू को बिनने में जुटा हुआ था जिसका कोई भी हिस्सा खाने के लायक हो। क्या मजाल जो कोई भी इंसान उस पुलिया के पास थोड़ी देर भी ठहर जाता। भला सड़ी हुई आलूओं की गंध किसे पसंद होगी सिवाय उसके जिसे इस गंध की परवाह ही ना हो। सड़ा हुआ हिस्सा सहलगाने के बाद आग में भून कर खाना, क्या इससे भूख मिटती है? नहीं, बल्कि और भड़कती है। लेकिन जो भूख को दिमाग पर हावी ना होने दे और लगातार ये सोचता रहे कि कल और जल्दी जाऊंगा ताकि सड़ी हुई आलूओं को सूअर और भैंसें ना खा ले, भला ऐसी सोच वाले इंसान को, बल्कि एक बालक को भूख कभी मार सकती है? बात 1980 की है। गांव के एक छोटी सी बाजार में एक बालक पलरी में गुल्लैया लेकर बैठा था और बार बार बोरे के नीचे बिखरे पड़े चिल्लरों को ऐसे ताक रहा था जैसे हर बार झांकने से उनकी तादाद बढ़ जाएगी। तभी एक बूढ़ा शिथिल कदमों से उसके पास आकर बोला, कितने देहा बचवा? ए बाजार में सबसे सस्ता कितना चाहिए आपके बाबा? 98 के कितना दे दिया? इतना कि आपो खाएं और दादियो खाएं तब वो कम ना पड़े। छुट्टा नहीं बा बाबा। जितने के देहे है उतने का और दे दिया। अगर एक और तई दा तो सब आपके। अरे नुकसान न होए बचवा तोहार। मेहनतिये तो लागत है, कैसा नुकसान। चला 1.5 दे देते ही तो का हम जना घरे डांटा बोला न जा तू। सौदा हो चुका था। 2.5 रुपए किसी लिहाज से कम नहीं थे। शेर के बच्चे को शिकार और बनिए के बच्चे को व्यापार करना सिखाना नहीं पड़ता, यह उनके खून में होता है। और जब इस खून में ईमानदारी और लगातार आगे बढ़ते रहने का जुनून समा जाता है तो व्यापार के कुछ अविनाशी नियम आपको आगे ले जाने के लिए स्वयं सक्रिय हो जाते हैं। कभी गुल्लैया, कभी पापड़ी और कभी जलेबी। न जाने कितने काम करके वह कभी थका नहीं, टूटा नहीं, हारा नहीं। वह एक पुराना महुए का पेड़ था जो गांव के बाहर एकांत में किसी पहरेदार की तरह इस बालक के सपनों की रखवाली कर रहा था। जब घर मिट्टी का हो तो सपनों को भी मिट्टी में ही गाड़ कर सहेजना पड़ता है, हर किसी से बचाकर, छुपाकर, ताकि सही वक्त आने पर उन सपनों को साकार किया जा सके। आप खोलब आपन दुकान।
कैथोला रानीगंज के विशाल बाजार में आज वह खरीदार बनकर आया था। कई दुकानों को अपनी पारखी नजरों से वह तौल रहा था। उसके पांव वहां ठिठके जहां कोई खरीदार नहीं था। चनवा कैसे बाटे चाचा? बेटवा चना तो एकदम मस्त बा, चाहे भूंज के खा चाहे भिगोए के खा, सिर्फ 5 रुपये में बा। हमका ऐसा चना चाहिए कि ग्राहक के कोनो रहन ना आवे, और ई काकर और घुनाव चना मिलावा एमे। तोहका बेचैन कत बा राजू, तू तो हमारे बिरादर के लगतो आहा। तोहका खुद के खाए के होए तो दूसर मिल जाए, सिर्फ 6 रुपये में बा। 5 रुपया वाला 1 किलो दे दा, ओका हम खुद खाए ली, लेकिन जौन ग्राहक का देखा है 6 रुपया वाला ओका 10 किलो दे दा। बेटवा चनक तो शौकीन लागत बाटे, थोड़ के कांकर मिला लेता तो ज्यादा फायदा हो जात। अच्छा कितनी पुरानी दुकान है चाचा? बेटवा जितनी पुरान बाजार उसी 10 साल ऊपरे जाना। धन्यवाद चाचा, हमका ही सिखावे खातिर कि हमका काम नाए करे के बा, ताकि हम आपे के नहीं 10 साल से एक के जगह ना अटका रही। ई काकर वाला चना खाए के हम अपने आप का तो उल्लू बनाए सकी थी, लेकिन दूसरे के नहीं। राम राम चाचा। व्यापारी बस सकपकाई नजरों से उस किशोर को जाते हुए देखता रहा। गांव में एक नई दुकान खुली थी, संगम किराना स्टोर। उसके ठीक नीचे लिखा था, घर तक राशन पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध। अचानक ही वह किशोर पैसे कमाने की होड़ में ऐसे शामिल हुआ कि 5 से 6 साल कब गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। ये वो दौर था जब प्रतापगढ़ की एकमात्र एटीएल फैक्ट्री में 1200 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी प्रताप 284 ट्रैक्टर और ऑटो लैंड 4000 जीप का इंजन बनाने में जुटे रहते थे। भला घर की राशन सामग्री की खरीदारी करने का समय किसके पास था? कुछ ही समय में संगम किराना स्टोर के पास लगभग पूरे एटीएल में बसे परिवार से होम डिलीवरी का ऑर्डर आने लगा। उस दौर में होम डिलीवरी एक नई प्रथा थी, खास तौर पर ऐसे परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी था जहां मात्र एक ही कमाने वाला था और औरतें बच्चे का पालन पोषण एवं चूल्हा चौका करने में ही व्यस्त रहती थी। जब घर में लक्ष्मी का वास होने लगा तब माता पिता ने यह तय किया कि अब संगम के जीवन में भी एक ऐसी लक्ष्मी का आगमन होना चाहिए जो सुख दुख में हमेशा उसका साथ निभाए। 1987 वह शुभ अवसर था जब संगम का विवाह संपन्न हुआ और एक सुखद गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई। समय गुजरता रहा और उसी के साथ संगम की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। अब वह पति से एक पुत्री का पिता बन चुका था। बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो रात दिन कठिन परिश्रम करके पैसे कमाने की होड़ में ऐसे शामिल हुआ कि 5 से 6 साल कब गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला। बात 1990 की है। यदि किसी व्यक्ति में असीमित क्षमताएं हैं तो समय उसे अपने माया चक्र से बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र रचता है। प्रतापगढ़ के इतिहास में 1990 की उस काली रात का जिक्र आज भी मनहूस जैसा लगता है, जब एटीएल फैक्ट्री को रातों रात बंद कर दिया गया। हजारों अफसर, कर्मचारी और मजदूर बेरोजगार हो गए और इसी के साथ संगम किराना स्टोर का होम डिलीवरी का काम भी बंद हो गया। काल का माया चक्र टूट चुका था और उसी के साथ जीवन में एक बार फिर संघर्ष और मुश्किलों ने पांव पसारने शुरू कर दिए। जिस व्यक्ति को संगम से पहचान मिली हो, भला वो कैसे उस जगह से दूर रह सकता है? जब भी मन में निराशा एवं दुविधा की भावना जन्म लेती, तब किशोरावस्था से यौनावस्था में ढल रहे मन को उत्साह से भरने के लिए संगम में डुबकी लगाने वह निकल पड़ता है। हे माई, हम जिंदगी भर जौन कष्ट भोगे ही हम नहीं चाहत कि हमारे परिवारों भोगे। अगर हम घरन में तेल और आटा की चक्की लगाए दे तो उनके सबका ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन एकरे लिए 1 लाख रुपये चाहिए। कमाई कैसे? कौनो रास्ता देखावा माई। का भाई बम्बैया मिल जात बा काई? ए भैया, हाँ भाई, बम्बई जाए खातिर कितना किराया लागत है? पता ना भाई, हम कबो गई ना, ये 100-150 रुपये हुए।
हताश होते जा रहे मस्तिष्क को एक नया लक्ष्य मिल चुका था, जिसे हासिल करने के लिए उसे चाहिए थे 150 रुपए। उसने अपनी जेब को टटोल कर देखा, सिर्फ 20 ही रुपए थे। लेकिन अब चेहरे पर निराशा नहीं थी, बल्कि एक उत्साह था। अगले कुछ दिन उस युवक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसने रात दिन परिश्रम करके पैसे जुटाने शुरू किए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसे अपनी जन्मभूमि प्रतापगढ़ से बहुत दूर जाना था। एक आखिरी होम डिलीवरी करने के लिए वो घर से साइकिल लेकर निकल पड़ा। चाची सामान लाए हैं। ठीक है, उधर रख दे। हम इलाहाबाद संगम नहाए जाते ही साइकिल यहीं बह रहा है। ठीक है, 7 बजे पहले पहले आ जाए, नहीं तो ताला लग जाए गेटे में। ठीक है चाची, साइकिल लाग बा। नमस्ते। जब किसी चीज को हासिल करने की ललक पैदा हो जाती है तो घर, परिवार और समाज की परवाह कहाँ रहती है। सारी भावनाएं बस उस लक्ष्य को पाने के लिए व्यग्र हो जाती हैं। इलाहाबाद स्टेशन। कल्पना कीजिए कि उस नवयुवक के चेहरे पर कैसे भाव होंगे जो जिंदगी में पहली बार स्टेशन पर आया हो, वह भी घर पर बिना किसी को बताए बहुत दूर जाने के लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बनारस से बम्बई जाने वाली ट्रेन के 2 घंटे देरी से आने की संभावना है। स्टेशन पर लोगों की चहल पहल, अनजान शहरों से आने जाने वाली खचाखच भरी रेलगाड़ियां, कुली, चाय बेचने वाले आदि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल उसी की तरह एक संघर्षमय जिंदगी जी रहे थे। ये अपने आप में बिल्कुल अलग दुनिया थी। यहाँ का एहसास उसके भीतर कई भावों को बार बार उत्तेजित कर रहा था। डर, रोमांच, जोश और पता नहीं क्या क्या। स्टेशन के किसी कोने में बीड़ी पीते हुए एक विचित्र मनुष्य की निगाहें लगातार इस नवयुवक के चेहरे पर उभर रहे भावों को पढ़ रही थी। माचिस है? बीड़ी पीते हो? नहीं। जाना कहाँ है? बम्बई। कोई रहता है? मेरी बहन। बम्बई मेल से जाना है? हाँ। लगता है पहली बार जा रहे हो। टिकट है? हाँ 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 है। मैं यूनियन का आदमी हूँ, दिखाओ टिकट। बिना टिकट जाओगे 300 रुपये हर्जाना भरना पड़ेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैं ले नहीं पाया। बताना चाहिए था ना, हम लोग किस लिए हैं। चलो निकालो 150 रुपये, अभी टिकट बनवाता हूँ। ठीक है, बैठो, आते हैं अभी टिकट लेके। यदि मनुष्य डरा हो तो उसके तर्क करने की शक्ति काम नहीं करती। युवक ने पैसे दे दिए, अब उसे सिर्फ इंतजार करना था। घड़ी की सुइयां अपनी पूरी रफ्तार पर दौड़ रही थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बनारस से बम्बई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर
आने वाली है। युवक समझ चुका था कि उसे ठगा जा चुका है, पर उसे पैसे जाने की परवाह नहीं थी। यदि लक्ष्य निर्धारित हो चुका हो तो छोटी मोटी बाधाएं व्यक्ति को हिला नहीं सकती। वह दौड़कर फ्लाईओवर की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्लेटफॉर्म 2 की तरफ भागा। ट्रेन आई, रुकी और फिर यात्रियों का बवंडर डिब्बे के भीतर घुसने के लिए उमड़ पड़ा। डर आपको उस विकल्प को चुनने के लिए बाध्य कर देता है जिसे सामान्यतः आप कभी नहीं चुनेंगे। उसे न चाहते हुए भी विकलांग वाले डिब्बे में शरण लेनी पड़ी। जब आप किसी गलत विकल्प को चुन लेते हैं तब आपका दिमाग उसे सही सिद्ध करने का विचार सोचने लगता है। युवक ने अपने दोनों हाथ शर्ट की बाहों से निकालकर पीछे की तरफ बांध लिए। उसे इस पूरी यात्रा के दौरान एक अपाहिज मनुष्य की छवि धारण करनी थी। वह एक ऐसी यात्रा पर निकल चुका था जिसकी शुरुआत ही कड़वाहट से भरी हुई थी। क्या आगे की यात्रा इससे भी ज्यादा कठिन होने वाली थी? इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए भाग 2 का, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। नमस्कार, मैं हूं पवन सिंह और मैं भी आ रहा हूं संगम से संसद तक भाग 2 में। जय हो। सन 1970 में चेचक की महामारी बहुत फैली थी और उस समय संगम के 2 भाई खत्म हो गए थे और संगम की माँ बहुत परेशान रहती थी। वो गई गंगा स्नान करने को। गंगा में खड़ी होके हाथ जोड़ के बोली कि मैया, हमारे एक बेटा और हो जाएगा, 1 साल जिंदा रहेगा तो मैं आपको समर्पित कर दूंगी। संगम लाल 5-6 साल के थे तो पुरानी पुलिया के पास तड़ी आलू उजड़ा लोग फेंक देते थे, तो उसी बिन बिन के अच्छी आलू ले जाकर घर पर मतलब खाते थे। जब एटीएल खुला उसके बाद से इन्होंने अपनी दुकान खोला। राइन कैथौला जाके वहाँ सब पूरा आइटम इन लोग खरीदते थे। गेहूँ, चावल, चना, मटर, हर चीज़ वहाँ खरीद के लाते थे यहाँ और अपने यहाँ कुछ दुकान से बेचते थे और एटीएल में घर घर जाके देते थे। संगम लाल बचपन में बहुत ही गरीबी से जूझे थे। इनके पिताजी लकड़ी का व्यवसाय करते थे, जो दारू पीकर पैसा बर्बाद कर रहे थे और इनको खाने पीने की बहुत ही दिक्कत हो रही थी। ये अपना किसी तरह से माँ के साथ गुल्लैया बेचकर, तेल बेचकर, पापड़ी बेचकर, घर घर राशन पहुंचाकर किसी तरह से ये गुजर बसर करके पैसा कुछ बटोर लिए। तो उसके बाद राशन का काम कॉलोनी में, एटीएल कॉलोनी में घर घर पहुंचाना, तेल, गेहूं, चावल, लकड़ी, जो भी कोई मंगाता था ले जाके वहाँ पहुँचाते थे। उसके एवज में जो इनको मिल जाता था अपना उसी से खर्च चलाते थे। 1981 में जब एटीएल स्कूल की हमने फाउंडेशन डाली तो एटीएल कॉलोनी में टाइप 2 स्पेशल में हम भी रहते थे और संगम लाल जी उस समय छोटे थे। साइकिल से शाम को हम लोगों के यहाँ राशन पहुँचाने आते थे। संगम लाल गुप्ता हमारे यहाँ आए कुछ सामान देने के लिए और उसके बाद साइकिल रख के यहाँ चले गए, कहे हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, लौट के आएंगे। उसके बाद फिर आए ही नहीं, बाद में पता लगी वो बॉम्बे चले गए। एटीएल बंद होने के बाद प्रतापगढ़ से जब मैं इलाहाबाद पहुंचा और मैं प्लेटफार्म पे बैठा था, तब हमारे पास एक व्यक्ति आया और उसने हमसे पूछा कि मैं यूनियन का आदमी हूं, आपने टिकट लिया है कि नहीं। तो हमने उसको बताया कि लाइन लगी हुई थी, भीड़ थी, इसके लिए हमने टिकट नहीं लिया। तो बोले लाओ हम किस लिए बैठे हैं। तो उसको हमने 150 रुपये दिया टिकट निकालने के लिए और वो गया और उसी थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और हमने उसको इधर उधर देखा और देखने के बाद हमको लगा कि
शायद वो पैसा लेके भाग गया और मैं सीधे दौड़ते हुए ट्रेन में जाकर मैं विकलांग डिब्बे में बैठ गया।